नमस्कार विद्यार्थियों। हम ब्रिटेन के स्पीकर के बारे में पिछले व्याख्यान में अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम। इसमें ब्रिटेन का जो स्पीकर है उसकी जो शक्तियां हैं या उसके कार्य हैं या उसकी कार्य करने की जो प्रणाली है वो किस तरह से है, या वह अपने कार्य करने में किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है, किन किन क्षेत्रों से वह संबंध रखता है। तो ब्रिटेन के स्पीकर के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। कॉमन सभा के अध्यक्ष या स्पीकर की जो प्रमुख कार्यप्रणाली है, शक्तियां हैं, उसके अंतर्गत पहला जो बिंदु है कि जो स्पीकर है वह लोक सदन की अध्यक्षता करता है, यानी वह उस सदन का अध्यक्ष होता है जिसे लोक सदन कहते हैं। जब तक वह सदन में अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेता तब तक सदन की कार्यवाही प्रारंभ नहीं होती है। स्पीकर के बिना सदन का अधिवेशन प्रारंभ नहीं होता है। अगर उसकी अनुपस्थिति है तो उसमें डिप्टी स्पीकर उन बैठकों की अध्यक्षता करने का अधिकार या कार्य की जिम्मेदारी निर्वहन करता है। अगला जो बिंदु है, स्पीकर वहां पर जो स्पीकिंग का काम करता है या बोलने की यहाँ बात आती है, वक्तव्य देने की, अपना पक्ष रखने की लोक सदन के माध्यम से, तो वह भी अपने आप में एक उसका कार्य है। सदन में विधेयकों के संदर्भ में विभिन्न विषयों पर बोलने वाली बात है, उसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है, लेकिन सदन के पास इतना समय नहीं होता है कि सभी को बोलने की उसमें आज्ञा दी जाए। ऐसी स्थिति में स्पीकर कुछ सदस्यों को बोलने के लिए आमंत्रित करता है। उसकी आज्ञा के बिना कोई भी सदस्य बोलने का किसी भी प्रकार का इस तरह का अधिकार नहीं रखता है। वह किसी भी सदस्य के बोलने को अगर अनुचित समझता है या प्रसंग के अनुकूल नहीं समझता है तो उसको वह रोक भी सकता है। वह किसी भी सदस्य को संसद के विपरीत आचरण करने की अवस्था में उसको बोलने से रोक सकता है। फिर है नियम एवं कानूनों के बारे में जो व्याख्या करने का संदर्भ है, उसमें अध्यक्ष को एक बहुत बड़ा निर्णय लेना होता है, परंतु उनका जो निर्णय लेने का तथ्यात्मक पहलू है वह पूर्व में दिए गए अभिसमयों या उदाहरणों के माध्यम से ही संभव है। फिर भी अध्यक्ष की जो व्याख्या है या अध्यक्ष का जो वक्तव्य है वह मूल रूप से अंतिम ही एवं सर्वमान्य माना जाता है। फिर है सदन में अनुशासन बनाए रखने वाली बात है, उसकी व्यवस्था को बनाए रखने वाला मामला है, तो इसका पूरा उत्तरदायित्व स्पीकर को प्राप्त होता है। व्यवस्था अनुशासन को भंग होने की स्थिति में वह संबंधित व्यक्ति का नाम लेकर उसे चुप रहने के लिए या उसको सदन से बाहर निकाले जाने के लिए भी आदेश दे सकता है। यदि वह बाहर न जाए तो अध्यक्ष सॉर्जेंट की सहायता ले सकता है। सॉर्जेंट उस सदस्य को बलपूर्वक सदन के बाहर निकाल सकता है। सॉर्जेंट से यहाँ सुरक्षा जो कर्मी लगे रहते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके प्रयोग द्वारा या उनके माध्यम से उनको यह कह के और उस सदस्य को बलपूर्वक भी सदन से बाहर करने का अधिकार रखता है, या यह उसकी कार्यप्रणाली का प्रमुख अंग माना जाता है। किसी विधेयक पर या किसी अन्य विषय पर इस तरह का कोई निर्णायक मत देने का जो मामला है उसमें
भी इसको महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। जब सदन में बराबर बराबर मत आए और स्पीकर इस अधिकार का उपयोग बहुत ही कम करते हैं, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग ही करना पड़ जाए तो वह कुछ पूर्व स्थितियों के सिद्धांत के अनुसार इसको प्रयोग में ले सकते हैं। फिर अगला है कि फाइनेंस के मामले में या वित्त के विधेयक के मामले में वह अपना प्रमाणीकरण देता है। 1911 के संसदीय एक्ट के अनुसार ब्रिटेन में स्पीकर को यह शक्ति दी गई कि यदि किसी विधेयक पर वह विवाद खड़ा अगर कोई महसूस करता है तो वह विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी स्पीकर के द्वारा अंतिम रूप से किया जाता है। समितियों के बारे में शक्तियां प्राप्त हैं। उसके द्वारा निर्णय लिया जाता है कि कौन सा विधेयक किस समिति को सौंपा जाए, एवं जो अतिरिक्त चयन समिति के द्वारा तैयार की गई सूची में स्थायी समितियों के अध्यक्षों को भी उसमें नियुक्त करने का अधिकार है। विधेयकों पर सदन में मतदान कराने का कार्य है और उनके जो रिजल्ट्स आते हैं उनको भी घोषणा या उनको स्पष्ट करने का, सम्मुख रखने का भी इसका प्रमुख कार्य है। यदि सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव मतदान के लिए उपस्थित किया जाता है तो स्पीकर यह देखते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग को उस प्रस्ताव पर बोलने का काफ़ी अवसर प्राप्त हो जाए, उसके बाद ही वह उस प्रस्ताव पर वाद विवाद बंद करने की अनुमति प्रदान करते हैं। लोक सदन के प्रतिनिधि के रूप में भी अपना प्रमुख कार्य स्पीकर के द्वारा किया जाता है। वह सदन के बाहर सदन का प्रतिनिधित्व करता है। सदन तथा राजा का वह मीडिएटर होता है, मध्यस्थ होता है। लॉर्ड सभा द्वारा वित्त विधेयकों पर व्यक्त जो की गई प्रतिक्रिया है उसके बारे में भी निर्णय करने की वह पूरी अपनी क्षमता का प्रयोग करता है। तो इस तरह से लोक सदन के बीच में वह एक मध्यस्थ का कार्य करने से वह अपना प्रमुख स्थान इसमें निश्चित करता है। फिर अगला है सदस्यों के जो विशेष अधिकार हैं उनकी रक्षा के मामले में भी जो कि सदन के सदस्य हैं उनके जो प्रिविलेज होते हैं, विशेष अधिकार होते हैं, उनके हनन की स्थिति पैदा होती है तो वहाँ पर भी स्पीकर के द्वारा हस्तक्षेप के माध्यम से यह निश्चित किया जाता है और उस कानून को विशेष रूप से देख करके और उसमें क्या निर्णय लेना है या उसके जो प्रश्न का उत्तर है वह किस तरीके से देना है। अगला है लोक सदन के पास इतना समय नहीं होता है कि वह प्रत्येक विधेयक तथा प्रत्येक प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार कर सके। इसलिए जब सदन में कार्य बहुत अधिक होता है तो उस समय स्पीकर को यह अधिकार दिया जाता है कि वे महत्वपूर्ण विधेयकों पर तथा प्रस्तावों को सिलेक्ट करें और उन पर मतदान करा दें ताकि सदन का कार्य तेजी से आगे बढ़ा जा सके। लोक सदन संबंधी जो प्रशासनिक कार्य है वह भी लोग स्पीकर के द्वारा संपादित किया जाता है। लोक सदन की कार्यवाही में जो प्रिंटिंग होती है, मुद्रण, प्रकाशन, पब्लिकेशन होते हैं, उनके संपादकों की नियुक्ति करना, यह देखना कि दायित्व जो दिया गया है उसको क्या पूरी तरह से प्रकाशित या मुद्रण की स्थिति में लिया जा रहा है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों का स्पीकर या अध्यक्ष के द्वारा विशेष रूप से अपनी कार्य क्षमता एवं अपनी कुशलता, अपनी दक्षता के आधार पर उन्हें अच्छी तरह से संपादित किया जाता है। सचिवालय सेक्रेटरीट होता है उसके संबंध में भी इसकी कार्यप्रणाली को हम स्पष्ट कर सकते हैं। लोक सदन के अध्यक्ष के अधीन एक सेक्रेटरीट होता है, सचिवालय, जिसमें सचिव होते हैं
सुपरिंटेंडेंट होते हैं, लेखक होते हैं, लाइब्रेरियन प्राइवेट विधेयक के निरीक्षक रहते हैं। वे स्पीकर की देखरेख में ही सारे कार्यों को संपादित करते हैं। स्पीकर की इस कार्यप्रणाली के बाद में हम देखते हैं कि इसकी जो वास्तविक स्थिति है उस पर भी दृष्टिपात करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, जो अध्यक्ष का पद है वह भले ही प्रतिष्ठा का है, सम्मान का है, गौरव का है। इस संबंध में गॉर्डन ने कहा है कि कॉमन सभा के अध्यक्ष का पद दुनिया का एक सबसे अधिक सम्मानीय, शानदार और भार युक्त पद है। जैनिक जी कहते हैं अध्यक्ष का प्रभाव उसकी शक्ति से अधीन है, अध्यक्ष का प्रभाव है वह उसकी शक्ति से अधिक है। एक पंच या निर्णायक के रूप में उसकी शक्तियां असीमित, अनियंत्रित तथा लगभग तानाशाही ढंग की मानी हैं। उसके निर्णयों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जा सकती। अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा उसे पदच्युत कर देना ही उसके विरुद्ध एक मात्र उपाय है। जहां तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक उसके औचित्य, प्रश्नों संबंधी तथा अन्य निर्णय सभी सदस्यों को मानने पड़ते हैं, चाहे वे उनसे सहमत हों अन्यथा नहीं। जैनिंग ने इस संदर्भ में और भी स्पष्ट किया है कि अनेक शक्तियों और उन्मुक्तियों के वर्णन द्वारा स्पीकर की प्रतिष्ठा को ठीक तरह से प्रकट करना असंभव है। परंपराएं हैं, विचार विमर्श दोनों से मिलकर उस व्यक्ति को जो सदन की अध्यक्षता करता है ऐसा गौरव, सम्मान तथा प्राधिकार प्रदान किया है जिसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। मुर्रो ने इस संबंध में अपना कथन स्पष्ट किया है, स्पीकर सदन का एक प्रमुख व्यक्ति है। देखिए, ये जो छोटे छोटे कोटेशन हैं विद्वानों के, यह विद्यार्थियों को अपनी स्मृति में रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनको लिखने से ही प्रश्न के उत्तर में एक अच्छा मटेरियल जाता है एवं उस उत्तर में पूरी तरह से ज्ञान की एक जान आती है और उसको जब देखते हैं तो उसके माध्यम से उसमें अच्छे अंक आने की भी संभावना रहती है। हर्बर्ट मॉरिसन ने स्पीकर को संसद का प्रथम नंबर का व्यक्ति कहा है। जॉर्ज कोर्टहुक ने कहा है, स्पीकर हमारा अधिवक्ता है, वह हमारे विशेषाधिकारों का रक्षक है, हमारे व्यवहार का न्यायाधीश है तथा हमारे प्रयत्नों का निर्देशक है। तो इस तरह से ये विचार प्रकट किए हैं। धन्यवाद।